हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। इतने दिन हो गए लाइट रिएक्शन पढ़ते हुए। फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पर आज हम करेंगे डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, डार्क रिएक्शन के इतने नाम है कि आप सोचते रह जाओगे क्या नाम होंगे। चलिए फिर पहले नाम ही लिख लेते हैं। पहला केल्विन साइकिल, फिर केल्विन बेंसन बशाम साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फोस्फेट साइकिल, डार्क रिएक्शन ये आपको पता है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन ये भी आपको पता है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी आपको पता है, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी आपको पता है। फिर आती है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। एंड सबसे कॉमन जिसको हम पढ़ते हैं C3 साइकिल। और एक और आती है केमिकल रिएक्शन, सॉरी बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं इसको, कई बार बायोसिंथेटिक फेज भी बोल देते हैं। कितने नाम हो गए, गिन लो। ये सिर्फ किसके हैं, C3 साइकिल और जो आपकी डार्क रिएक्शन के नाम है वो सारे हैं ये। अब ठीक है, नाम हो गए, पर ये C3 साइकिल होती किन ऑर्गेनिजम्स में है इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जनरली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है। किसमें होती है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑलमोस्ट सब में होती है। ऑक्सीजेनिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में C3 साइकिल होती है। अब इसमें भी हमें पता था, हमने पढ़े थे प्रोकैरियोट्स पढ़े थे, इसमें हमने यूकैरियोट्स पढ़े थे। तो प्रोकैरियोट्स जिसमें केल्विन साइकिल होती है वो आता है ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये परफॉर्म करते हैं C3 साइकिल। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में प्लांट्स आते हैं और डायटम्स आते हैं। यहां पे आएंगे डायटम्स एंड प्लांट्स। डायटम्स में भी क्या चलती है, C3 साइकिल चलती है। ठीक है, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं। टाइप्स के हैं, कौन से जिनमें C3 साइकिल चलती है। ठीक है, डायटम्स की जगह हम प्रोटिस्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब यहां पे आती है प्लांट्स, तो प्लांट्स में आते हैं C3 साइकिल जिसमें चलती है वो आते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, ब्लैक हो गया यार, ब्लैक अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर C4 प्लांट्स भी आते हैं जिनमें C3 प्लस C4 साइकिल चलती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट कैम प्लांट्स, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें C3 साइकिल प्लस कैम पाथवे दोनों चलते हैं। C3 साइकिल प्लस कैम पाथवे दोनों चलते हैं। तो आई होप ओवरऑल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ओवरऑल आपको क्लियर हो गया है कि क्या क्या चल रहा है। अब आगे चलते हैं जरा। जब हमने डार्क रिएक्शन की बात की या C3 साइकिल की बात की तो 3 साइंटिस्ट ने मेनली इस पे काम किया, केल्विन, बेंसन एंड बशाम। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने मेनली इस पे काम किया। अब C3 मैंने आपको बताया, C3 occurs in all oxygenic photosynthetic organisms।
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें होता क्या है, कार्बन की रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने देखा था CO2 किसमें यूज हो रही थी, जब हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा था, CO2 यूज हो रही थी और क्या बन रही थी, शुगर बन रही थी, ग्लूकोज बन रहा था। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ शुगर कर लो, शुगर को ये हम कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। उसके बाद जब भी हम आगे बात करते हैं इसी की, तो यहाँ पे CO2 रिडक्शन को CO2 फिक्सेशन भी बोल देते हैं, तो आप यहाँ पे CO2 फिक्सेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं डिस्कवरी पे। डिस्कवरी पे, और ये जो C3 साइकिल है इसका लोकेशन क्या है, तो पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर डिस्कवरी थोड़ी लॉन्ग में है। तो लोकेशन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कहां पे हो रही है, आपको बताया था डार्क रिएक्शन यूकैरियोट्स में कहां पे हो रही है, जल्दी से सोच के बताओ। और प्रोकैरियोट्स में बता देती हूँ, यूकैरियोट्स में हो रही थी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, याद है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स में कहां हो रही थी, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वेयरएज अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में कहां पे होती है, साइटोसोल में। प्रोकैरियोट्स में कहां होती है, साइटोसोल में। तो ये आ जाती है जनरल लोकेशन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को इजी बनाना है तो ये दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब डिस्कवरी पे आ जाते हैं। तो डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व। हमें पता है कौन कौन से, केल्विन, बेंसन एंड बेशम। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, राइट। चलते हैं आगे। अब हुआ क्या, इन्होंने एक एल्गी ली, एल्गी को जो कार्बन डाइऑक्साइड दी उसमें हैवी आइसोटोप डाल दिया कार्बन का, सॉरी C14 नहीं डाला था, सॉरी C16 नहीं C14। तो हैवी आइसोटोप जब कार्बन का डाला तो इसको हमने बोल दिया रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। पहले भी हमने ये पढ़ी है, पहले हमने किस में पढ़ी थी ये, जब वैनिल ने ये बताया था कि वाटर से ही ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। तब हमने ये रिएक्शन के ऐसी एक टेक्निक के बारे में पढ़ा था, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, ट्रेस किया जाता है कि रिएक्शन किससे हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट आगे जाके क्या बना रहा है। तो ये हो जाती है रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। डन। उसके बाद रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक में यूज क्या किया गया, एल्गी को लिया गया, एल्गी को लिया, इसको क्या किया, रेडियो आइसोटोप मतलब हैवी कार्बन दी गई, हैवी कार्बन दी गई, CO2 में हैवी कार्बन दी गई। उसके बाद इन्होंने जो एल्गी ली वो थी क्लोरेला, क्लोरेला पे ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। और जब ये एल्गी ली गई तब इसमें एल्गी को मार के, एल्गी वॉज किल्ड एंड उसमें से आइसोलेट किए गए प्रोडक्ट्स, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स को आइसोलेट किया गया। अब कौन से प्रोडक्ट्स, जो कार्बन से, जिसमें कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को आइसोलेट किया गया। अब वो अगर कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, जैसे पहले कोई आ रहा है, मान लो पहले A प्रोडक्ट आ गया, फिर B प्रोडक्ट आ गया, फिर C प्रोडक्ट में रेडियो एक्टिविटी आ गई। जिस जिस प्रोडक्ट में रेडियो एक्टिविटी आएगी वो प्रोडक्ट बनता जा रहा है। तो पहले जैसे ही कार्बन दी तो जो पहला प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या था, वो 3 कार्बन कंपाउंड था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अगर हम बोले फर्स्ट प्रोडक्ट आइसोलेटेड was 3 carbon compound, that is 3 phosphoglyceric acid
अब एक बात समझो, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट, इसीलिए फिर इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, C3 साइकिल रख दिया। ठीक है, C3 साइकिल क्लियर हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, C3 साइकिल रख दिया। फर्स्ट प्रोडक्ट आइसोलेटेड वाज 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हमने क्या बोला, जिसकी वजह से हमने क्या बोला, C3 साइकिल। और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड आया वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो इग्नोर करना, नहीं आ रही तो बड़ी सही चीज है। ठीक है, चलिए 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का था। अब ऐसे ही आगे आगे जो प्रोडक्ट बनते रहे जिसमें जिसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई, सॉरी रेडियो आइसोटोप पाया गया, हैवी मॉलिक्यूल पाया गया, उस प्रोडक्ट को इसके बाद बताते गए। ठीक है, इस तरह से केल्विन, बेंसन एंड बेशम ने काम किया C3 साइकिल पे। पर उनको ये लगता था कि यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। तो काफी टाइम तक वो 2 कार्बन कंपाउंड की सर्च करते रहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो था ये 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ प्लांट में, अब ये तो आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट C3 प्लांट्स में, ये आ गया C3 प्लांट्स में, इसलिए इनको नाम दे दिया। अब कुछ प्लांट्स में, यहां पे डब्बा बना रही हूं, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या हुआ, जो फर्स्ट प्रोडक्ट आया, इन सम प्लांट्स फर्स्ट प्रोडक्ट was 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कंपाउंड, वो कंपाउंड क्या था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अगर आपने लेक्चर की स्टार्टिंग में देखा था तो मैंने आपको बताया था हम C3 साइकिल पढ़ते हैं, C4 साइकिल पढ़ते हैं, C2 साइकिल पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या है, ये C4 साइकिल होता है, और ये किस में होता है, C4 प्लांट्स में होता है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। C3 साइकिल C3 प्लांट्स में होता है जिनमें 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, C4 साइकिल उन प्लांट्स में होता है जिनमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। डन, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, कार्बन की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है। हाँ जी, जो केल्विन साइकिल है वो 3 रिएक्शंस में, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन एंड फिर रीजनरेशन। इन तीनों का मतलब हम समझेंगे। पहले आ जाओ कार्बोक्सिलेशन पे। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ CO2। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ CO2। CO2 ऐड हो रही है, किसमें हो रही है, क्या बन रहा है, ये आपको अभी बताऊंगी। बट मैंने आपको बताया था, हमने कुछ ऐसे वाला स्ट्रक्चर बनाया था, याद है, क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, थाइलेकोइड पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ATP निकल रहे हैं, कुछ ऐसा बताया था। ठीक है, यहाँ से O2 निकल रही है, और यहाँ पे हमने एक चीज बनाई थी मैंने, कि यहाँ पे CO2 आ रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है, शुगर्स में। ठीक है, इस रिएक्शन में। और ये मैंने आपको कौन सी क्या आइडेंटिफाई करवाई थी, C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन, यही बताया था। ठीक है, अब इसमें CO2 कहाँ लग रही है और शुगर कैसे बन रही है, तो यही बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ CO2 इज कार्बोक्सिलेशन। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ, रिडक्शन में क्या आ रहा है, रिडक्शन में क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ कोर्स रिडक्शन ऑफ CO2। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि मेन तो यही पढ़ा था हमने, CO2 की रिडक्शन हो रही है। जो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी उसमें हमने यही पढ़ा, CO2 की रिडक्शन होगी, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज शुगर इज फॉर्म्ड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है रीसाइकिल, रीजनरेशन।
रीजनरेशन। अब ये रीजनरेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, और इसी को बोलते हैं रीसाइकल। अब हो क्या रहा है, जब पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो केल्विन साइकिल कैसे चलती है, यहां पे आएगा RUBP। RUBP में अभी बताती हूँ RUBP क्या है। CO2 ऐड होगी, फिर आगे कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं RUBP की। तो RUBP क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट, 1,5 बिसफोस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफोस्फेट। ठीक है, अब ये यहाँ पे राइबुलोज और राइबोज में क्या फर्क है। राइबुलोज में एक कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, वन कीटोन ग्रुप एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे, एट कार्बन 2 पे। कीटोन ग्रुप होता है 2 कार्बन पे, ठीक है। वेराइज अगर हम राइबोज की बात करें, ठीक है, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है एट कार्बन 1। बाकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इन दोनों का ही सेम होता है, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और होती है बच्चों को, बिसफोस्फेट बाइफोस्फेट का मतलब क्या है, और अगर मैं डाइफोस्फेट लिख दूं तो उसमें डिफरेंस क्या है। बाइफोस्फेट का मतलब क्या है, और अगर डाइफोस्फेट लिख दूं तो उसमें डिफरेंस क्या है। देखो, बाइफोस्फेट अगर अलग अलग कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो 1 पे प्रेजेंट है और 5 पे प्रेजेंट है, जैसा कि राइबुलोज 1,5 डाइफोस्फेट में होता है, ठीक है। तो अगर इनमें 1 और 5 पे प्रेजेंट है तो आता है बाइफोस्फेट। बट अगर सेम पोजीशन पे वही कार्बन ग्रुप अगर सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, जैसे 1 पे प्रेजेंट है 1,1 डाइफोस्फेट, 1 पे 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, 1,1 डाइफोस्फेट, ठीक है, 1,1 डाइफोस्फेट। इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मेन कंफ्यूजन आती हैं जनरली। अब RUBP में क्या हुआ, CO2 ऐड हुआ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है राइबुलो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कर लो या ग्लिसरिक एसिड कर लो, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। इसमें फर्क क्या होता है, ग्लिसरेट में ऐसा होता है और ग्लिसरिक एसिड कर दो अगर, यही सेम में ग्लिसरिक एसिड कर दो तो उसमें COOH ग्रुप आ जाता है। डन। अब एक और चीज समझो यहाँ पे, ये जो RUBP है ये 5 कार्बन कंपाउंड है, सेम इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइबोज जैसा, ठीक है। अब राइबोज जैसा अगर सेम स्ट्रक्चर है तो 5 कार्बन होंगे इसमें, ठीक है, और मान लो एक CO2 आ रही है तो कितने कार्बन हो गए, टोटल 6 कार्बन। तो यहाँ पे ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसके कितने टोटल मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इसके अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो इसके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि ये इसमें जो कार्बन होती है वो कितनी होती है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तभी टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 कार्बन। क्लियर होगी बात, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, RUBP से 3-फॉस्फोग्लिसरेट का बनना इज कार्बोक्सिलेशन, दिस इज कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। और यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से यहां पे एक ट्रायोज फोस्फेट बनता है, ट्रायोज फोस्फेट, ठीक है, ट्रायोज फोस्फेट बनता है, जिससे आगे जाके क्या बनती है, शुगर्स बनती हैं, जिससे आगे जाके शुगर्स बनती हैं। अब ये मेन मकसद क्या है इस साइकिल का, ताकि शुगर्स बन पाए, ठीक है, ग्लूकोज बन पाए, सुक्रोज बन पाए, या जो भी है स्टार्च बन पाए, ग्लूकोज बन जाए, सुक्रोज बन जाए। सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना शुगर प्लांट में, एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, ये बातें आपको बताई हैं। तो शुगर्स से ये सारी चीजें बन जाए, ठीक है, मेन मकसद ये है। पर अगर हम बात करें केल्विन साइकिल की तो इसके
आधे ये हुआ, आधा साइकिल। अभी साइकिल बनानी, साइकिल क्यों बनता है? अभी इतना शुगर थोड़ी बनानी है, और भी शुगर बनानी है। तो इस साइकिल को चलाने के लिए इसको RUBP बनाना पड़ता है। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। इसी को क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। इसको ट्राइफॉस्फेट को क्या बनाना है? RUBP बनाना है, ताकि साइकिल कंटिन्यू करती रहे। ठीक है, ताकि साइकिल कंटिन्यू करती रहे। अब इसी प्रोसेस में रिडक्शन में क्या यूज हो रहे हैं? NADPH यूज हो रहे हैं। बताया था ना, डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या हैं? NADPH एंड ATP। क्योंकि लाइट रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो दो ही चीजें बन रही थी, NADPH एंड ATP। तो NADPH बना, NADP पॉजिटिव आ गया, एंड और क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे ATP यूज हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। डन। अब एक वैसे रीजनरेशन में एक NADPH इसमें भी बोला जाता है कि एक NADPH यहां भी यूज होता है। डन। इतनी बात क्लियर होगी। केल्विन साइकिल ओवरऑल क्लियर हो गया आपको? ठीक है। RUBP ये क्या हुई? कार्बोक्सिलेशन पहला, ये क्या है? रिडक्शन दूसरा, एंड तीसरा क्या है? रीजनरेशन। और बीच में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। डन। अब चलते हैं आगे, कार्बोक्सिलेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स सी कार्बोक्सिलेशन इन डिटेल। चलिए, तो पहला जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? एडिशन हुआ। किसका? किसमें? CO2 का RUBP में। ठीक है, और यहां पे क्या बन रहा है? आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। पर उससे पहले एक और प्रोडक्ट बनता है जो बीच में एज ए इंटरमीडिएट एक्ट करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं 2-कार्बोक्सी 3-कीटो डीआर्बिनिटोल फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, 2-कार्बोक्सी 3-कीटो, सॉरी एसिड नहीं होता, ये 1,5-बिसफॉस्फेट है। सॉरी 1,5-बिसफॉस्फेट, फॉस्फोरस से याद रह गया, 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? 2-कार्बोक्सी 3-कीटो डीआर्बिनिटोल 1,5-बिसफॉस्फेट। ये क्या बनता है? यहाँ पे इंटरमीडिएट। ये क्या बना? इंटरमीडिएट। और ये काफी अनस्टेबल प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट विच इज अनस्टेबल। तो अगर ये अनस्टेबल है तो इसके बाद क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यही पढ़ा हमने। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। डन। क्या बनेगा वो? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसको हम बोल देते हैं ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप है। ये क्या है? फर्स्ट कमिटेड स्टेप है, क्योंकि जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा तो इसी को यूज किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं, सॉरी 3 ही याद आ रहा है, फर्स्ट कमिटेड स्टेप। जब ये बन गया तब आगे रिएक्शन अपने आप कंटिन्यू होती जाती है। ठीक है, और जो फर्स्ट एक्सेप्टर है यहाँ पे, फर्स्ट एक्सेप्टर RUBP क्या है? फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है CO2 का? तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। डन। उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है। इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक एंजाइम यूज हो रहा है जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को। इस पूरी प्रोसेस में एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा? रूबिस्को। चलिए, थोड़ी बातें, कुछ चर्चा रूबिस्को पे करते हैं। रूबिस्को सुना होगा आपने। ठीक है, पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोस 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है? इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ केल्विन साइकिल।
क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर ऑफ केल्विन साइकिल। यहाँ पे पेस मेकर का मतलब क्या है, पेस मेकर का मतलब है ये मेंटेन करता है रिदम, मेंटेन रिदम ऑफ द केल्विन साइकिल, मेंटेन करता है रिदम, और रेगुलेटरी एंजाइम है, उस पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, स्टार्ट करवाता है। पेस मेकर उसको बोलते हैं, हार्ट के पेस मेकर को भी बोलते हैं, वैसे ही इसको पेस मेकर बोलते हैं, जो स्टार्ट करवाता है, पेस मेकर, ठीक है, जो एक रिदम में चलवाता है उसको, और बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम, ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, most abundant enzyme in the stroma of the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में सबसे ज्यादा abundant enzyme है ये, ठीक है। एंड most abundant enzyme, most abundant protein on the earth, most abundant protein on the earth, अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन यही है। अब अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यहां पे आता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, यहां पे जो प्रोटीन आता है वो आता है कोलेजन। कोलेजन ये क्या है, एनिमल, फाउंड इन एनिमल्स, पशुओं में पाया जाता है, हम में भी पाया जाता है कुछ हद तक, ठीक है, एनिमल्स हम में भी पाया जाता है, हम में रुबिस्को पाया नहीं जाता। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रुबिस्को। अगर हम सेकंड मोस्ट अबंडेंट देखें तो कोलेजन, और इसकी दो तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है, डुअल एक्टिविटी, इट हैज डुअल एक्टिविटी, दो तरह की एक्टिविटी है। एक तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीजनेज। तो अगर साफ साफ हमें पता है, अगर कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है तो यहाँ पे जो इसका सबस्ट्रेट है वो क्या है, सबस्ट्रेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सबस्ट्रेट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हियर इन ऑक्सीजनेज सबस्ट्रेट इज ऑक्सीजन। पर इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है, ठीक है, मोर बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर अवेलेबल हो, दोनों चीजें अवेलेबल हो, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन को पूछेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इसको ज्यादा सुंदर लगती है, ठीक है, मोर बाइंडिंग विद मोर, अरे क्या हो रहा है ये, मोर बाइंडिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादातर बाइंड करेगा। इतनी बात होगी, ठीक है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है इसी के बारे में कि ये 16 यूनिट्स का बना होता है, 16 यूनिट्स का बना होता है, कंपोज ऑफ 16 यूनिट्स, 16 सब यूनिट्स, ठीक है, 8 जिसमें स्मॉल होती है, 8 जिसमें लार्ज सब यूनिट होती है, 8 लार्ज सब यूनिट्स एंड 8 स्मॉल सब यूनिट। अगर लार्जर सब यूनिट की बात करें तो वहां पे यहाँ क्लोरोप्लास्ट का जीनोम यूज होता है, ठीक है, ये कौन इनकोड करता है इसको, एनकोडेड बाय, हियर इट इज एनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीनोम। कौन करेगा इसको, क्लोरोप्लास्ट जीनोम। पर अगर हम स्मॉलर, अब इसको कैसे याद रखो, क्लोरोप्लास्ट का साइज लार्जर होता है जनरली और इसका छोटा होता है, तो एनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीन, स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियर जीन, और न्यूक्लियस के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना इस तरह से कि न्यूक्लियस के बाद और भी है, तो वो छोटे छोटे को संभाल लेता, बड़े बड़े उससे संभाले नहीं जाते। तो ये बात होगी इसके बारे में।
अब यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट कौन करता है? एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय रुबिस्को एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कौन करता है? पहले तो मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल के सेंटर में। मैग्नीशियम आयन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल के सेंटर में। दूसरी अगर हम बात करें तो O2 CO2, क्योंकि O2 की क्या चाहिए? O2 हाई होनी चाहिए जनरली CO2 से, तभी ये अच्छे से काम कर पाते हैं। अब O2 अगर CO2 से हाई होगी तभी ये काम कर पाएगी, अदरवाइज वो CO2 से बाइंड कर जाएगा। ठीक है। एंड रुबिस्को रेगुलेटर या रुबिस्को एक्टिवेटर एंजाइम्स। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, इसको कुछ एक्टिवेट करने के लिए इसको कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है। O2 CO2 रुबिस्को एक्टिवेटर एंजाइम्स। ठीक है बस। और कार्बोक्सी अर्बिनिटोल फॉस्फेट और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको याद रखना है तो मैं लिख देती हूँ, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा आपको Mg पॉजिटिव पे। कार्बोक्सी अर्बिनिटोल फॉस्फेट, इसके स्पेलिंग क्लियर हो रहे हैं? अरे मुझे लगता है स्पेलिंग समझ नहीं पाओगे। रेबिनिटोल, अब समझ आ जाएगी। डन। रुबिस्को एक्टिवेटर एंजाइम्स ये सारे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, विच इज रिडक्शन। आई होप आपको रुबिस्को का मेन आइडिया मिल गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बताई थी आपको, RuBP प्लस CO2 दोनों से बाइंड करता है। यहाँ पे भी RuBP प्लस O2 दोनों से बाइंड करता है। जैसे अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये मान लो रुबिस्को एंजाइम है, तो इसमें दो सबस्ट्रेट जुड़ने की होती है। RuBP में क्या करते थे हम? CO2 को ऐड करते थे, तो इस तरह से ऐड होते हैं ये दोनों। ठीक है। साथ में अगर O2 ऐड करनी है तो CO2 की जगह यहाँ पे O2 भी आ सकती है। इस तरह से ऐड होते हैं ये, किसमें? राइबोलोज में। डन। इतनी बात होगी। अब रिडक्शन पे आ जाए। चलिए रिडक्शन पे आ जाते हैं। रिडक्शन जो है वो भी 2 स्टेप प्रोसेस है। जैसे फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। अरे 2 स्टेप मैम, इतना लंबा खींच गया। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप ही बचे वो पर है 2 स्टेप ही, क्या करें। ठीक है। चलिए रिडक्शन। 3-फॉस्फो ग्लिसरेट क्या बनाता है? 3-फॉस्फो ग्लिसरेट से क्या बनता है? 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट। 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो यूज हो रहा है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। जब भी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज का नाम आ गया, मतलब कहीं ना कहीं फॉस्फेट ऐड होगी, कहीं ना कहीं क्या ऐड होगा? फॉस्फोरस को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा डिहाइड्रोजनेज। और जब भी डिहाइड्रोजनेज या प्रोडक्ट के नाम पे एंजाइम यूज होगा तो उसमें क्या यूज होंगे? NADPH यहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे भी क्या लग रहा है? ATP। ऊपर वाले रिएक्शन में ATP लगेगा, नीचे वाले रिएक्शन में NADPH लगेगा। तो 2 स्टेप यही है। ठीक है। 2 स्टेप यही है। तो इसमें क्या होता है? एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है, एक अनस्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली अब आपको पता है स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। तो स्टेबल यही होगा जो फाइनल बन रहा है।
स्टेबल प्रोडक्ट यही है और अनस्टेबल क्या है, 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, राइट। तो इस तरह से रिएक्शन, अब एटीपी इसमें यूज हो रहे थे, मैंने आपको जब रिएक्शन ओवरऑल बताई तब उसमें हमने एटीपी को यूज किया। देखो यहाँ पे एटीपी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे NADPH यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पता चले कैसे यूज हो रहे हैं। उसके बाद इनको वापिस लाइट रिएक्शन में भेजा जाता है, याद है ये वाली प्रोसेस, वापिस लाइट रिएक्शन में भेजा जाता है ना। इस तरह से जो हमने साइकिल किया था वो छोटी साइकिल याद रखो। ये क्या बनाए थे, थाइलेकोइड। मैंने आपको बताया था थाइलेकोइड में क्या चल रही है, लाइट रिएक्शन चल रही है, और यहाँ पे क्या चल रही है, C3 साइकिल और एटीपी यहां से आ रहे थे, यहाँ पे यूज हो रहे थे और वापिस रिटर्न कर जा रहे थे एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में, और यहाँ से आ रहे थे NADPH, ठीक है, और वापिस चल जा रहे थे यहाँ पे NADP पॉजिटिव की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे C3 साइकिल में क्या हो रहा था, CO2R, ये आपको बता दिया था, और शुगर्स बन रही थी, और यहाँ पे क्या हो रहा था, और सॉरी O2 रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइट एनर्जी आ रही थी और O2 रिलीज हो रही थी, लाइट एनर्जी आ रही थी और वाटर यूज हो रहा था, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल प्रोसेस चल रही थी। इसको छोड़ दो, समझाने के लिए था ताकि आपको पुराना रिमाइंड हो जाए एक बार। डन, इतनी बातें हो गई। चलिए एक बार देखो, मैं वीडियो चल रही है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस है क्या, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने मान लो, और यहाँ पे ये बन गया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, तो इसके भी आगे 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के भी आगे 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब एटीपी कितने खर्च होंगे, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स बने, एक चीज याद रखना, उतने एटीपी उतने ही NADPH। तो ये हो गई ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब रिडक्शन प्रोसेस अगर आपको समझ आ गई तो आगे रीजनरेशन समझना उतना ही आसान हो जाता है। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आए, यहां से क्या हो रहा है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड गए कहा, RUBP बनाने के लिए, अब इस चीज को ध्यान से समझना। 6 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल कितना कार्बन का है, 3, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितनी हो गई, 3 6 18 कार्बन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का 5 पीजिए इधर आ गए, तो 5 3 15 कार्बन इधर आ गए। इसको ध्यान से देखो। अब यहाँ पे RUBP है, ये जो RUBP है ये कितने कार्बन का है, सॉरी ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन कंपाउंड है, ये हमने पढ़ा था राइबोलोज 1,5-बिस्फोस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है। अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ पे 15 कार्बन से ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके 3, 15 को 5 से डिवाइड कर दो 3, बट ये 5 मॉलिक्यूल जिसके बने क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड था, उसमें कार्बन कम से ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे, इसमें ज्यादा कार्बन से कम मॉलिक्यूल बनेंगे। डन, इतनी बात क्लियर। दूसरा कहा जाता है, एक मॉलिक्यूल इसका 1 PGA, एक PGA से क्या बनता है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज या शुगर बन जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस ये थी। अब यहाँ पे कितने एटीपी यूज हुए इसी प्रोसेस में, यहाँ पे अगर यहाँ पे 6 ATP 6 NADPH, तो यहाँ पे 3 ATP यूज होते हैं रीजनरेशन में। 3 ATP मतलब हाफ ATP, जितने, इसको ऐसे याद रखो, जितने RUBP के मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ATP यूज हुए, जितने RUBP के मॉलिक्यूल बने उतने ATP यूज हुए, ठीक है, जितने RUBP के मॉलिक्यूल बने उतने ATP यूज हुए। अब ये ओवरऑल समझ आ गया। अब इसी कैलकुलेशन को फिर से समझते हैं। क्या हुआ था, RUBP से ऐड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड
ऐड हुई और यहाँ पे क्या बना, फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और यहां से यहाँ पे क्या बना, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसको ऐसे भी लिख सकता है। और यहां से वापस आरयूबीपी बना। अब लेट्स सपोज CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 6 CO2 आए, 6 आरयूबीपी आए, ऐसा सपोज किया हमने, ठीक है। 6 नहीं लेते हैं इसको, लेट्स सपोज, लेट्स टेक इट, 5 आएंगे, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स आए यहाँ पे, क्योंकि बाकी 6 तो इधर चले गए। हाँ रुको एक सेकंड, इसको इस तरह से करते हैं। हाँ, आरयूबीपी के मान लो 3 मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ लिए, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए। अब 3 मॉलिक्यूल से चलेंगे, ठीक है। 3 और यहाँ पे कितने कंपाउंड बनेंगे, 3 से 6 कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि ये 3 कार्बन है। यहाँ पे भी 6 कंपाउंड थे, 6 कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन है। अब यहां से क्या होगा, कितने ग्लूकोज के लिए गए, एक कंपाउंड ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल कर लो इसको, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा। बाकी के कितने, 5 मॉलिक्यूल वापिस चले जाएंगे। अगर 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे जा रहे हैं तब कितने आरयूबीपी बनेंगे, 3 बनेंगे। अब इस ओवरऑल प्रोसेस में एटीपी कितने यूज हुए, एटीपी यहाँ पे कितने यूज हुए, 6 एटीपी में कन्वर्ट हुआ एंड 6 NADPH इसमें कन्वर्ट हुआ NADP में। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पे जितने आरयूबीपी बनेंगे उतने एटीपी यूज होंगे, तो 3 एटीपी यूज हुए और कन्वर्ट हुए एडीपी में। अब ओवरऑल समझो, ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूं 3 CO2 को फिक्स करने पे कितने एटीपी बने, कितने बने, 6 + 3 9 एटीपी, सॉरी कितने एटीपी यूज हुए, एक 3 CO2 के मॉलिक्यूल को यूज करने के लिए 9 एटीपी। मतलब अगर एक CO2 का मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो कितने एटीपी, 2 एटीपी, सॉरी 3 एटीपी, यहाँ पे 2, वहां पे 1, ठीक है। एक CO2 आएगा, एक ही आरयूबीपी होगा, तो जितने आरयूबीपी उतने एटीपी यहाँ पे, और जितने ये पीजीए, जितने मॉलिक्यूल्स पीजीए के उतने एटीपी यहाँ पे, ठीक है, उतने NADPH यहाँ पे। अब शायद मैंने आपको एटीपी, हाँ यहाँ पे NADPH लिख दे, इसको एटीपी कर लो, ठीक है। दिस इज एटीपी, सॉरी दिस वाज बाय मिस्टेक एंड दिस इज एटीपी। अब ओवरऑल रिएक्शन समझ आ गई। यहाँ पे अगर हम उसी रिएक्शन को यहाँ पे काम करें, एक CO2 एक आरयूबीपी, तो यहाँ पे कितने, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसके, 2 मॉलिक्यूल्स ही ट्रायोस फॉस्फेट के। 2 मॉलिक्यूल्स में से अगर एक शुगर पे जा रहा है तो यहाँ पे कितने, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला सिस्टम इससे समझ नहीं आएगा, ये वाला सिस्टम इससे समझ नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि कुछ हाफ मॉलिक्यूल जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा नंबर वाला देखते हैं हम। 6 साइकिल्स ऑफ CO2, 6 CO2 फिक्स करने के लिए 6 साइकिल्स चलेंगे ये, और 6 साइकिल्स में कितने CO2, अगर 6 CO2 को फिक्स करना है तो कितने एटीपी यूज होंगे, 6 CO2 12 एटीपी एंड 6 एटीपी, 12 + 6 18 एटीपी एंड कितने NADPH, 12 NADPH। अगर ये कैलकुलेशन अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से समझा रही हूँ। एक बार ये आपको समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए। देखो 3 आरयूबीपी के मॉलिक्यूल्स है और इसमें कितने CO2 डालने पड़ेंगे, 3 ही CO2 डालने पड़ेंगे। और यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट के कितने कंपाउंड बनेंगे, 6, क्योंकि ये है 5 कार्बन और एक कार्बन ये हुई, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। और अगर ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसको 2 करना पड़ेगा, तभी 6 कार्बन आएंगे टोटल। अब यहाँ से ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट सेम इसके जैसा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल आ गए, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन का है, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी बन गए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो 3 कार्बन का है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ, एक मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा इसका, शुगर्स के फॉर्मेशन में, और बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे,
बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, आरयूबीपी की फॉर्मेशन में। अगर 5 मॉलिक्यूल्स इसके जाएंगे आरयूबीपी की फॉर्मेशन में, तभी आरयूबीपी के 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और एटीपी कितने यूज होंगे, जितने ये है फॉस्फोग्लिसरेट जितने हैं उतने एटीपी यूज होंगे, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और उतने ही यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस में उतने ही यहाँ पे क्या यूज होंगे, NADPH। बताया था ना लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करता है, तो यहाँ पे यूज हो गए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जितने आरयूबीपी के मॉलिक्यूल है ना 3 हैं, तो 3 ही एटीपी लगेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 3 ही एटीपी लगेंगे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। डन, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, फिर से पूछ रही हूँ वही क्वेश्चन, 3 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी लग रहे हैं, 6 + 3 9 एटीपी, और कितने NADPH लग रहे हैं, जल्दी से जवाब दो, 6 NADPH, ठीक है। अगर अब मैं इसको एक पे ले आऊं, एक CO2 का मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 × 3 को डिवाइड कर दो 9 से, तो कितना आ जाएगा, 3 ATP एंड 2 NADPH एंड 2 NADPH। वहीं पे अगर मैं 6 CO2 के मॉलिक्यूल को बताऊं तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो 3 ATP, कितने ATP लगेंगे, तो यहाँ पे ATP कितने लगेंगे, 6 को यहाँ पे कितने कंपाउंड में 12 बन जाएंगे ना, 12 PGA बन जाएंगे, तो 12 ATP, और कितने NADPH, 18 ATP, क्योंकि यहाँ पे 12 ATP प्लस वहां पे कितने हो जाएंगे, 12 + 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, इसका डबल कर दो, सारा कुछ इसका डबल कर दो, 9 × 2 = 18, 6 × 6 = 12, ठीक है, 12 NADPH। डन, क्लियर हो गई बात। चलिए फिर, आई होप आपको समझ आ गया है सारा, रिडक्शन क्या है, रिजनरेशन क्या है, कितने एटीपी है, कितने NADP थे, उसको मल्टीप्लाई करते रहो। 3 कार्बन वाला देख लो, ये वाला टोटल कैसे चला है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके आंसर्स आ जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।